साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी। इस तरह देश के जो राजनीतिक हालात हैं उनसे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। इन हालातों के बीच में जिस तरह से केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत कर लिया है, वो भी उस तिथि में जब समूचा विपक्ष एनडीए के खिलाफ आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा था, इंडिया गठबंधन, उस दिन अचानक से इसकी घोषणा की गई है। उसका कोई एजेंडा भी नहीं है। इसे लेकर के पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ख़ास तौर पर जब ये इस तरह से एक ट्वीट जो किया गया उसके माध्यम से एक बात सामने आई कि अब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी इस विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। इन सारी गतिविधियों के बीच, घटनाक्रम के बीच, हमने आप सबके लिए फिर से एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर एमपी सिंह जी से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। जो कुछ भी उन्होंने बताया वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इस आग्रह के साथ कि आप उन्हें सुने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा करें, यानी इस वीडियो को शेयर करें। तो अब हम आपको लिए चलते हैं प्रोफेसर एमपी सिंह साहब के साथ, बातचीत कराते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की। तो सुनिए अगली आवाज़ प्रोफेसर एमपी सिंह की। देखिए चतुर्वेदी जी, पहले तो ये समझिए कि ये जो विशेष सत्र आहूत किया गया है जी, इसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है जी, कोई कि इसे एजेंडा नहीं क्यों है। बुलाया गया। जी, ना इन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको डिस्कस किया, ना राष्ट्र के सामने कोई एजेंडा दिया गया, और ना तो लोकसभा स्पीकर की कोई सूचना है। ये प्रहलाद जोशी जो हैं जी, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया केवल। हाँ, अब इसके बाद जो जिस आधार पर आप बात कर रहे हैं जी, उसको सरकार खुद सूत्रों के माध्यम से प्रचारित कर रही है। अगर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में, तो सरकार ने गोदी मीडिया पर खुद इस पर बहस भी चलवा दिया है। जी, जी, सरकार ये नहीं कह रही है कि हम इसके बारे में कुछ प्रस्ताव संसद के सामने लाने वाले हैं, जी, जी, लेकिन उन्होंने सूत्रों के सहारे और गोदी मीडिया को ये टास्क दे दिया है कि आप इसको पूरे देश में प्रचारित करिए। जी, जी, दूसरी बात है कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, तब से वो इस बात को कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप जानते हैं कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो जीएसटी के विरोधी थे, हाँ, और जब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए तो 12 बजे रात में उसके लिए अधिवेशन बुला के गाजे बाजे के साथ उसको इतनी जल्दीबाजी में पारित कराया गया कि सब छोटे व्यापारियों का सर्वनाश हो गया देश में। तो मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता। मैं आपकी बात ये मान कर चल रहा हूं कि शायद
देखिए, इस सत्र में इससे ज्यादा उम्मीद ये है कि ये महिलाओं का आरक्षण। समानुपातिक आधार पर, जिसको जयप्रकाश बाबू ने इमरजेंसी के दौरान प्रस्ताव दिया था कि हम 33% आरक्षण दे देंगे, लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को जितना मत मिला है उसके समानुपातिक रूप से हम महिलाओं को संसद सदस्य बना देंगे और नई संसद में ले जाएंगे और सीट इन्होंने बढ़ा ही दिया। एक इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। जी जी। इस विशेष सत्र में इसकी भी संभावना है कि G20 में जो इनका भव्य आयोजन चल रहा है निरर्थक, जिसमें एक एक आलू चाप पकौड़ी तक का फोटो देश को दिखाया जा रहा है और किस मिलेट मोटे अनाज का क्या व्यंजन दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब नाटक होगा। इसके बाद ये दिखाएंगे कि चंद्रयान में बैठकर मैं ही चंद्रमा पर उतरा, जिस तरह से ये अवतरित हुए लैंडर के पहले इनका भाषण शुरू हुआ। यह भी कहेंगे कि अब हम सूर्य पर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। यह भी संभव है कि इसका एक भव्य प्रस्तुति किया जाए, क्योंकि 6-7 महीने बाद चुनाव होगा लोकसभा का। हाँ। तो ये सब इनकी आदत में है और खर्च कम करने का एक तर्क दिया जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि भाजपा के चुनाव कोष में 3,500 करोड़ रुपया एकत्रित हो गया है और सबसे ज्यादा चुनाव का खर्च जो हिसाब इन्होंने दिया है वो भाजपा करती है। तो ये तो इनका एक जुमला है। अगर ये चुनाव खर्च कम करना चाहते तो जस्टिस जीवन रेड्डी की जो कमेटी बनी थी 1999 में, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप स्टेट फंडिंग कर दीजिए इलेक्शन का, राज्य खर्च वहन करे चुनाव का, कोई कैंडिडेट कोई खर्च कर ही न पाए, रोक लगा दीजिए सब चीज पर। और अगर आपको पहले तो चुनाव सुधार करना चाहिए था, अगर आपका प्रजातंत्र में विश्वास होता, लेकिन वो न करके ऐसा सूत्रों से और गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित कराया जा रहा है। यहाँ आपको हस्तक्षेप करूंगा। जैसा अभी आपने नाम लिया, चुनाव खर्च का भी जिक्र किया और चुनाव सुधारों की जो आपने बात की, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले तकरीबन 9 साल से लगातार विपक्ष ये डिमांड भी करता रहा है चुनाव सुधारों में, उसका एक पक्ष को लेकर के कि हम लोग फिर से बैलेट बॉक्स से चुनाव मतदान करावें, न कि ईवीएम से। ईवीएम को लेकर के घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन उस पर बार बार इन्होंने इनकार किया है कि नहीं, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि विदेशों में, खासतौर पर विकसित राष्ट्रों में भी जो ईवीएम से चुनाव कराने का, मतदान कराने का जो तरीका उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लागू किया था, वो भी अब धीरे धीरे उससे नहीं, धीरे धीरे नहीं, जापान ऐसे देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सारे विकसित देशों ने कर दिया। लेकिन वो देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, हाँ। उसके बारे में बिना जब तक टेक्नीशियंस का ठोस प्रमाण वैज्ञानिकों का ना आवे तो उसके विवाद में हम नहीं जाना चाहते। हम सीधे आ जाते हैं, आपने जो विषय आज के लिए प्रस्तावित किया है उस पर आ जाते हैं। यह शोर इसलिए भी मचा कि सरकार ने एक इसके लिए कमेटी बना दिया। हाँ। कमेटी में सबसे अशोभनीय काम ये हुआ कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। हाँ। और जब वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो तटस्थ और निष्पक्ष माना जाता है।
हाँ, किसी राजनीतिक लेकिन रामनाथ कोविंद को आप जानते होंगे, जिंदगी में 2 बार एमएलए का चुनाव लड़े, दोनों हार गए। बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं और कुछ वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए जी मोदी जी इनको राष्ट्रपति इन्होंने बनाया। जैसे वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने बनाया आदिवासी वोट के लिए। तो ये इनकी राजनीतिक चालबाजी है। दूसरी बात कि इस कमेटी के 8 सदस्य, हाँ 8 सदस्य भाजपा से जुड़े हैं। एक सदस्य कहता तो है कि हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर में, लेकिन वो भाजपा का एजेंट है, उसका नाम है गुलाम नबी आजाद जी। अच्छा, आप जानते होंगे कि उसको कमेटी में रखा गया जबकि जम्मू कश्मीर में असेंबली भी नहीं है। हाँ माने क्या आधार है? इसके बाद बाकी सारे, हरीश साल्वे भाजपा के हमेशा वकील रहे हैं। तो ये एक तरह से अमित शाह के द्वारा भाजपाइयों से गठित कमेटी है। हाँ, एक आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान अखबार में, उसमें विपक्षी दलों की ओर से संभवतः अधीर रंजन जी को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि भाई आप गुलाम नबी आजाद जैसे आदमी को ला रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में नेता विपक्ष है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको आप नहीं ला रहे हैं। दूसरी बात चतुर्वेदी जी ये समझिए कि जिस भाजपा टाइप की कमेटी में अमित शाह खुद मौजूद, हाँ अमित शाह को ला के, शाह जी को आपने बंद कर दिया था ना, अमित शाह जी को चुनाव की प्रक्रिया की क्या जानकारी है? और दूसरी बात, अमित शाह देश के नंबर 2 शासक हैं। हाँ उनके सामने ये जो 7 लोग हैं, खास तौर से रामनाथ कोविंद, ऑलरेडी 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो इस बात को कह चुके हैं कि मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहता हूं। जी। तो ये कमेटी तो अर्थहीन है एक तरह से। हम बहुत बनारसी भाषा में के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते। एक तरह से ये अमित शाह की गोदी समिति है, जैसे गोदी मीडिया होता है। और ऐसा लगता है कि कोई ड्राफ्ट ऑलरेडी सरकार बना चुकी है, बस खाली मुहर लगाना है। एक आवरण जिसमें कि तथाकथित निष्पक्ष रामनाथ कोविंद को भी लाया गया। तो एक ये आवरण है। दूसरी आप मुख्य बात ये समझिए, इसकी टाइमिंग को देखिए। जी। आपने पहले ही ये कहा कि उसी अवधि में मुंबई में मीटिंग चल रही थी विपक्षी दलों की। मैं ये कदापि मानने को तैयार नहीं हूं कि भाजपा कमजोर पार्टी है या मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं, लेकिन जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है या फांसीवादी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वो अंदर से बहुत कायर होता है। इसका विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण है हिटलर। किस तरह से जब रूस की सेनाएं घुसती हैं जर्मनी में और किस तरह से वो आत्महत्या करता है, उसकी हिम्मत नहीं कि मुकाबला कर सके। तो ये बाहरी तौर पर महाबली अपने को दिखाता है कोई भी अधिनायकवादी नेता, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराया हुआ और नर्वस रहता है हमेशा। तो हो सकता है कि जनता का ध्यान विपक्षी एकता से हटाने के लिए ये एक जुमला फेंका गया हो। हाँ, इसमें एक कारण वो भी हो सकता है, जो जिस तरह से
हिंडनबर्ग के बाद फिर एक और विदेशी हाँ। पत्रकारों के समूह ने जो अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है, हाँ, और उसको वो भी- बात विश्व के दो प्रमुख फिनेंशियल जो अखबार हैं, जी फिनेंशियल टाइम्स और गार्डियन, उसके मुख पृष्ठ पर छपा है। और अगर आप गार्डियन के हेडिंग को पढ़ेंगे तो उसने लिख दिया है कि अडानी जिनका मोदी से निकट संबंध है। साफ हेडिंग है गार्डियन अखबार, अगर आप जी, उसको जी। देखें, आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं ऐप खोलकर। तो एक तो ये बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको आप कई स्तर पर इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी जी एक तो संवैधानिक स्तर पर, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 82 उप अनुच्छेद 3 को देखें तो लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है मिनिमम, हाँ और 5 साल से ज्यादा भी नहीं हो सकता नहीं अगर इमरजेंसी वगैरह न लगा दिया जाए, जी जी जैसे इंदिरा जी ने इंदिरा जी किया ने। था। राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल पर 1/3 रिटायर होते हैं और उनका चुनाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 172(1) में विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल होता है। जी जी तो इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। इन 2 धाराओं में संशोधन के लिए, और आगे मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा अन्य अनुच्छेदों का, इन 2 अनुच्छेद में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की संस्तुति आवश्यक है। दूसरी बात कि आधे राज्यों की भी सहमति लेना पड़ेगा, जो राज्य सरकारें हैं। जी जी तो यह एक कठिन काम है। दूसरी बात, अगर आप एक देश एक चुनाव के लिए, जैसे मान लीजिए कर्नाटक में अभी चुनाव हो और आप एक देश एक राज्य का संशोधन कर देते हैं संविधान में, तो कर्नाटक की सरकार तो सहमति देगी नहीं कि हमें भंग कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। और लोकसभा के संग फिर कर्नाटक में चुनाव करवाइए। तब आप अनुच्छेद 356 का उपयोग करेंगे, जी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। अब 356 में आप राष्ट्रपति शासन गवर्नर के रिकमेंडेशन पे लगाते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जी जी या तो ये रिपोर्ट लगाए, या तो फिर कैबिनेट रिकमेंड करे। हाँ तो आपको 356 में संशोधन करना पड़ेगा संविधान के। हाँ, क्योंकि वहाँ इसके बाद आपको जन प्रतिनिधित्व कानून के धारा 14 और 15 में संशोधन करना पड़ेगा, जी क्योंकि चुनाव आयोग को 5 साल के अंदर ही चुनाव करवा देना होता है, हाँ क्योंकि एक निश्चित तिथि पर नई विधानसभा या लोकसभा को अस्तित्व में आ जाना चाहिए। तो आपको जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप इनके प्रपत्र को देखिए, जो कमेटी को इन्होंने मनसौदा दिया है, तो एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ मोदी जी ने पहले से तय कर लिया है, या उनके जो चाणक्य हैं उन्होंने तय कर लिया, सब बना के कमेटी को दे दिया गया है। अगर इनके 5 पेज का वो पत्र है जो कमेटी को दिया गया, जी उसमें जैसा आप खुद कह रहे हैं
कि स्थानीय निकायों का भी चुनाव उसी के साथ होगा, जी ग्राम सभा तक पंचायत का भी होगा। बिल्कुल। तो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ राजीव गांधी जी के समय, 73वां संविधान संशोधन, तो स्थानीय निकाय राज्य की सूची में है संविधान में, बिल्कुल स्टेट लिस्ट में है। जी इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों के इस हक को आप छीन ले ले रहे रहे हैं। हैं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि मोदी जी संघवाद के खिलाफ, फेडरल स्ट्रक्चर के। और चतुर्वेदी जी, आप एक बात को समझिए कि फेडरलिज्म संविधान का मूल ढांचा है, जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हो सकता है इस पर संविधान पीठ भी नहीं, संविधान पीठ गठित होगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते आते मोदी जी सब कर लें, हाँ ये भी क्योंकि संभव। सुप्रीम कोर्ट इस समय बहुत विश्वसनीय संस्था नहीं रह गई है। 2-3 जजेस को अगर आप हटा दीजिए, तो अब हम तो लॉ के विद्यार्थी रहे हैं, उतनी आस्था रह नहीं गई है जैसा जब हमने 1970 में LLB ज्वाइन किया था। उस समय जिस सम्मान के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेज और संस्था का नाम लेते थे, अब इस उम्र में आके वो बात रही नहीं। तो बहुत से संवैधानिक संशोधन आपको करने पड़ेंगे। जी इनका स्पष्ट, अब आप एक चीज चुनाव आयोग को समझिए। अभी चुनाव, देखिए, ईवीएम मशीन की मैक्सिमम लाइफ है 15 साल। जी जी आपको एक साथ चुनाव करवाने के लिए 40 लाख ईवीएम मशीन चाहिए, और आपके पास सड़ी गली मिला के सब 13 लाख ईवीएम मशीन। जब आप बंगाल के एक विधानसभा के चुनाव को 8 चरण में करवाते हैं, एक विधानसभा के, तो कहां, क्या आप आर्मी को बॉर्डर से हटा लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को बॉर्डर से हटा लेंगे, मणिपुर जैसी जगह से, कश्मीर ऐसी जगह से हटा लेंगे, सबको ले आकर आप चुनाव में झोंक देंगे? कितनी आपके पास अर्धसैनिक बलों की शक्ति है? या आप सारे पुलिस को लगा देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? तो लॉजिस्टिक एक अंग्रेजी में शब्द है कि जो आपको हरबा हथियार चाहिए चुनाव करवाने के लिए, जी उसमें आप सक्षम ही नहीं, आपके पास मशीन तक नहीं है। आप टेंडर करेंगे किसी कंपनी को, मशीन आएगी, उसकी टेस्टिंग होगी, फिर आपको उसी के संग वीवीपैट मशीन भी चाहिए। तो अगर आपको 40 लाख चाहिए तो 80 लाख वीवीपैट भी चाहिए। तो हमारे समझ से चुनाव आयोग, जिसको आजकल कुछ लोग, हम लोग भोजपुरी एरिया के केचुआ भी कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, तो आप जानते हैं कि केचुआ में कोई रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं। तो चुनाव आयोग को भी मोदी जी ने केचुआ बना दिया है। तो चुनाव आयोग कहेगा तो कि हम करवाएंगे, वो मोदी जी और शाह के आगे दंडवत करेगा, लेकिन करवा नहीं पाएगा सकुशल। तो एक देश में अराजकता की स्थिति हो पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति हो सकती है, भयानक हिंसा भी हो सकती है चुनाव में। बॉर्डर अलग से, जी, बॉर्डर असुरक्षित हो जाएगा। कहां से आप, कि या फिर आप बाइडेन वगैरह से फोर्स मंगाइए कि हमको वन नेशन वन। ये भी चर्चा में आज अखबारों में है कि ये बहुत जल्द बाइडेन से भी बातचीत करने वाले हैं। नहीं, बाइडेन इनसे 1-to-1 मीटिंग करेंगे, आ रहे हैं जी जब G20 के समिट में,
तो इनसे अलग से बात करेंगे, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है। हाँ ड्रोन बेचना है, जहाज बेचना है, बोइंग जहाज बेचना है, फाइटर जेट का इंजन बेचना है HAL को। जी जी तो उनको वो एक व्यापारिक देश है, वो किसी का साथी उथी नहीं। नहीं और जिसका साथ जम के अमेरिका ने दिया वो देश भी नष्ट हुआ। बर्बाद हो गया। आप इतिहास देख हाँ, लीजिए हाँ। उठाकर, ले बिता जिसका भी कल्याण करने गया उसको खत्म कर दिया। तो वो तो एक दीगर बात है, वो एक व्यापारिक मामला है। और मोदी जी व्यापारियों के बड़े हितैषी हैं। जी आप ये कह सकते हैं कि 2 ही 4 के ज्यादा हितैषी हैं। इसलिए बाइडन से इनका अलग में मिलना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि बाइडन को माल बेचना है, इनको खरीदना है। खरीदना है। तो वो एक दुकानदारी का मीट है, उसमें हमारी कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। जी पहला चुनाव 1952 का हुआ, लेकिन 67 में जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, तो 5-6 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ गई और फिर वो सरकारों में दल बदल शुरू हो गया, फिर वो बहुमत खोने लगी, फिर चुनाव मध्यावधि होने लगा। जी, जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन की सब थियरी चौपट हो गई। अब आप कुछ अन्य टेक्निकल बातों को गंभीरता से सोचिए। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हाँ मान लीजिए, और गवर्नर या केंद्र में राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, मान लीजिए उसने 6 महीना विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जी कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो आपको मध्यावधि चुनाव करना पड़ेगा। हाँ तो जो आपने मध्यावधि चुनाव किया, फिर क्यों ये- वन नेशन वन इलेक्शन का आपका सिद्धांत खत्म हो गया। खत्म हो गया, धराशायी हो गया। अब आप अगर जैसे 1999 में वाजपेयी जी के साथ हुआ, हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया जी और वाजपेयी जी एक वोट से हार गए। हाँ आप जयललिता की कहानी जानते जी, होंगे। जी जी अब आप कहेंगे कि चुनाव साथ ही होगा, तो इसका मतलब आप प्रजातांत्रिक मूल्यों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अल्पमत सरकार ही 5 साल चलेगी, या तो जोड़ तोड़ होगा। तो आप हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे कि चुनाव तो अब बीच में होगा नहीं, ये ब्रह्म लीक हो गया, 5 ही साल में होगा। हाँ तो इसका मतलब हमें ये लगता है, देखिए ये 9.5 साल में प्रमाणित भी हो चुका है कि एक तो अंदर से, आंतरिक रूप से जी जी मोदी जी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। जी, इसलिए कि जो इनका मातृ संस्था है, उनके एक बहुत बड़े नेता या प्रचारक, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो इटली में मसोल्ली से मिलने गए थे। उनका नाम है मुंजे मुझे जी। वो गोलवरकर से भी सीनियर थे आरएसएस में। तो ये लोग वास्तव में क्षेत्रीय दलों का विनाश करके राज्य स्तर पर जी जी ये रूस, चीन या हंगरी या इटली या टर्की की तरह एक दलीय प्रणाली चाहते हैं। और चूंकि इनका अंदर से प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं है, जी
इसलिए ये प्रजातांत्रिक प्रणाली और संवैधानिक मूल्य और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अब आप चतुर्वेदी जी एक बात समझिए कि प्रजातंत्र का एक मूल मंत्र है ट्रांसपेरेंसी। हाँ। चूंकि ये जनता की सरकार है तो जनता को सब कुछ पता होना चाहिए। जी। और इस समय भारत के जो जनता के तथाकथित बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्हीं को नहीं पता कि ये 5 दिन का स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। हाँ। तो इन्होंने भारतीय प्रजातंत्र को एक सस्पेंस फिल्म बना दिया। केवल 2 आदमी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। जी। तो पता नहीं क्यों एक अध्यापक के रूप में अगर मोदी और शाह सफल हो जाते हैं और इतना प्रचंड बहुमत है, सफल हो भी सकते हैं, तो हमें महात्मा गांधी और इतना त्याग और उसमें आप भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आजाद, सारे क्रांतिकारियों, नेहरू, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, B.R. अम्बेडकर, इन लोगों का जो अदम्य साहस और बलिदान से जो प्रजातंत्र हमें मिला और गांधी बाबा के प्रयास से एक गरीब से गरीब आदमी और गौतम अडानी को भी एक मत दोनों का, हाँ। ये जो बराबरी की भावना आई, पता नहीं इस, और देखिए हमारे साथ साउथ ईस्ट एशिया में जो जो देश आजाद हुए उसमें प्रजातंत्र केवल भारत में ही 75 साल तक चल पाया, जबकि चर्चिल ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। लेकिन नेहरू के प्रयास से, अन्य लोगों के प्रयास से आज 75 साल से ज्यादा हो गया, प्रजातंत्र चल रहा है। लेकिन इस मुल्क का बहुत दुर्भाग्य है कि संवैधानिक नैतिकता और प्रजातांत्रिक मूल्यों को विध्वंस करने की कुछ लोगों की इच्छा है। तो हमारी ऐसी प्रार्थना है, अगर कोई शक्ति है कहीं, कि ये लोग इसमें सफल न हो। वैसे भी इसमें प्राविधिक इतनी कठिनाइयां हैं कि ये जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। हो भी, यह भी हो सकता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जी जी, या जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो इस बार कोई पुलवामा या बालाकोट तो उम्मीद नहीं है, तो ये कुछ उसके लिए बड़े बड़े जुमले फेंक रहे हैं, यह भी हो सकता है। एक बात बिल्कुल चतुर्वेदी जी तय है कि जो कुछ भी होगा वो संवैधानिक नैतिकता और प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। ये मोदी जी का इतिहास रहा है, गुजरात से लेके आज तक। ये कैसे करेंगे? सस्पेंस और थ्रिलर पद्धति से करेंगे कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से करेंगे? इसमें विपक्ष की क्या भूमिका होगी? विपक्ष इसके विरुद्ध कैसे लड़ेगा? देखिए, अधीर रंजन जाते भी अगर तो 7 आदमी एक तरफ हो जाते, कुछ कर भी नहीं पाते। भाई NK सिंह JDU के नॉमिनेशन से राज्यसभा सदस्य हुए, फिर नीति आयोग में गए, फिर फाइनेंस कमीशन में गए। सुभाष का कश्यप बहुत बुजुर्ग हैं, आपको लेना ही था तो लोकसभा के
जनरल सेक्रेटरी आप पीडीटी आचार्य को लिए होते, जो निष्पक्ष राय रखता है। सुभाष कश्यप भाजपा के पक्षधर हैं। हरीश साल्वे आपके ही वकील हैं, पेड आपका मुकदमा लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक ऐसे एक राजनीतिक दल की कमेटी में विरोध पक्ष का नेता जाकर करेगा क्या, जबकि हार सुनिश्चित है। ये केवल दिखाने भर के लिए कमेटी भी है, ऐसा लगता है। अब मान लीजिए हमारे घर आप आए इस डिस्कशन के लिए जी। और घर से चलने को पहले ही आपको मालूम है कि यह डिस्कशन में विध्वंस होगा जी। या चौपट हो जाएगा, तो आप क्यों आएंगे? बिल्कुल सही बात। तो अधीर रंजन को पता था कि वो कमेटी में रह के भी क्या करेंगे। जी। हो सकता है कि इनको सब केहुनिया के भगा दें, बाहर निकाल दें, जिस तरह से शासन आजकल चलाया जा रहा है। अभी सस्पेंड किया ही गया था इनको। हाँ, कह दें कि आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं कमेटी में, आपको निकाल दिया जाता है तो और बेइज्जती होगी। तो ये सब कठिनाइयां हैं, संवैधानिक बाधाएं हैं, फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, जो कि केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल के केस के बाद संविधान के मूल ढांचा है, उस पर हमला है। विरोध पक्ष से किसी का राय नहीं लिया गया। हमको तो लगता है कि इवन मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में भी किसी से राय नहीं लिया। ये तो इस तरह के बड़े निर्णय अभी तक जितने भी इन्होंने लिए हैं, बड़े और खतरनाक, जैसे नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी, या चीन घुसा है और कह रहे हैं नहीं घुसा है। ये केवल सस्पेंस नहीं है, ये खतरा है प्रजातंत्र पर, खतरनाक काम ये कर रहे हैं। जनता को विश्वास में न लेना, विरोध पक्ष को विश्वास में न लेना, इसका मतलब कि प्रजातंत्र में मूल प्रवृत्ति जो आपकी है उसका विश्वास ही नहीं, ये खतरा है। जी। इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आप चतुर्वेदी जी एक बात को समझिए, इनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको गोबर पट्टी या काऊ बेल्ट कहते हैं। हाँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार को भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ के लोग ने ये दिखा दिया है। अभी मैं आज ही घोसी के उपचुनाव का एक यूट्यूबर का प्रसारण देख रहा था। यहाँ के लोगों ने ये दिखा दिया है कि हमारा राजनीतिक चेतना में 5 किलो अनाज पर्याप्त, एक शौचालय, एक 2 कमरे का मकान अगर मिल जाए। वैज्ञानिक सोच इस गोबर पट्टी में है नहीं। यह धर्मांध और अंधविश्वासी लोगों का क्षेत्र है जी। यहाँ पर मंदिर के आधार पर भी चुनाव जीता जा सकता है, 80-20 के आधार पर भी चुनाव जीता जा सकता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, सांप्रदायिकता संक्षेप में इसके आधार पर। लिहाजा ये जो पट्टी है इसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली पर कैसा हमला हो रहा है, हमको नहीं लगता कि 2014 और 19 के चुनाव में मोदी जी को यह बात उनके मन में भर गई है कि जो प्रजातंत्र के गंभीर प्रश्न हैं इसका व्यावहारिक चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इनको दक्षिण से सीट मिलेगी नहीं और इधर की सीटों से ही ये सरकार इनकी आराम से बन जाएगी। नहीं भी बनेगी
तो ये तोड़ फोड़ में माहिर है, हाँ, दल बदल कर आने में माहिर है, सरकारों को खरीद लेने में माहिर है। आप सुनते होंगे महाराष्ट्र में एक कहा जा रहा है गली गली में कि 50 खोखा की सरकार, जी, वहां पर खोखा माने 1 करोड़, 50 करोड़ दीजिए एमएलए खरीद लीजिए। तो ये लोग इस सब विद्या के प्रकांड पंडित हो गए हैं। और आप ये बात बिल्कुल हटा दीजिए, हाँ जो लोग परेशान हैं वो माइनॉरिटी में है, ऐसी बात नहीं है कि लोग चिंतित नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्कुल घोर अल्पमत में है। और जो बहुमत है, नामोर सिंह बाबू नामोर सिंह, इसको हिंदी पट्टी भी कहते हैं, लेकिन आजकल जब से लोगों ने कहा कि कोरोना गोबर के लेप से ठीक हो जाएगा, थाली बजाने से ठीक हो जाएगा, मोमबत्ती दिया जलाने से ठीक हो जाएगा, कोरोना भाग करने से ठीक हो जाएगा, तो मतलब इसको कुछ लोग व्यंग में गोबर पट्टी भी कहते हैं, कहने लगे कोरोना के बाद गोमूत्र से ठीक हो जाएगा, रामदेव की दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में जितना भी ये प्रजातांत्रिक प्रणाली से खिलवाड़ करें, संवैधानिक नैतिकता और मूल्यों से खिलवाड़ करें, हमको बहुत अफसोस है ये बात करने में, क्योंकि मेरा जन्म भी इसी वाराणसी में ही हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक राजधानी है, मैं जन्म से यहाँ रह रहा, मैं और कोई शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं बादब आपसे कह सकता हूँ कि मैं इस बात से असहमत हूँ। सांस्कृतिक राजधानी से हाँ नहीं है, और अवैज्ञानिक सोच है हमारी, धर्मांधता है, और हमारी राजनीतिक चेतना शून्य नहीं, शून्य नहीं है, विघटनकारी है, केवल शून्य नहीं है, विघटनकारी है। हम जब वोट देने जाते हैं तो कौन वोटर संविधान के बारे में सोचता है, जरा बात बताइए ईमानदारी से। जात बिरादरी, पैसा, शराब, पैसा, जी, धर्म, सांप्रदायिकता, मंदिर मस्जिद, देश एक काफी झंझावात में फंस गया है। हमको उम्मीद है कि एक फिडेल कास्ट्रो पर जब मुकदमा चला, जब पहली क्रांति विफल हो गई, या जो जीसस क्राइस्ट ने सूली पर चढ़ने के पहले एक लाइन की प्रार्थना किया, मैं इसी बात से समाप्त कर देना चाहता हूँ। जीसस ने कहा कि फादर फॉरगिव मी, दे नो नॉट व्हाट दे डू। यहाँ की जनता को ये पता ही नहीं है कि यह प्रजातांत्रिक संदर्भ में किस विध्वंसकारी षड्यंत्र में सहायक हो गई। खास तौर से इस पट्टी के लोग, हिंदी पट्टी, जिसको भी गोबर पट्टी कहा जाए। हाँ, कुल मिलाकर के जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, बीजेपी, एनडीए, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों मिलकर के जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं इसको कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं वो घबराहट की निशानी है, घबराहट की द्योतक हैं, वो डरे हुए हैं, इसलिए जो है वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि वो अपने आप को बाहर जो वातावरण है उससे सामंजस्य स्थापित कर सकें। नहीं, मान लीजिए डरे हुए न भी हो,
जैसे इन्होंने लोकसभा में सीना ठोक के कहा कि एक अकेला सब पर भारी। जी। मान लीजिए डरे हुए न भी हो, क्योंकि मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया तब भी इनको शर्म नहीं आई। मान लीजिए डरे हुए न भी हो, तब भी ये शायद जनता के मूल मसाइल से ध्यान हटाना चाह रहे हैं, कुछ फुलझड़ी छोड़कर। जो 2014 से चल रहा है। जी। ये भी संभव है कि जो इन्होंने जो इनकी एक विचारधारा है जिसके तहत ये एक एक शगुफा छोड़ते जाते हैं और पब्लिक के बीच में उसको छोड़ करके ये उसका फीडबैक भी लेना चाहते हैं कि हम ये जो देने जा रहे हैं इसका क्या व्यापक क्या असर होगा। नहीं, मोदी जी फीडबैक लेते ही नहीं। मोदी जी का एक खास लक्षण है इनके व्यक्तित्व का कि यह कोई काम करने के पहले न किसी से राय लेते न सोचते। सोच इसलिए नहीं सकते कि सोचने की क्षमता भी नहीं है इनके में। जैसे इन्होंने किसान कानून पास किया, इन्होंने किसी से राय नहीं लिया और अंत में इनको हारना पड़ा। हो सकता है कि वो इस प्रयास में भी हार जाए, वन नेशन वन इलेक्शन में भी हार जाए, लेकिन ये इनकी व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है कि न ये सोचते हैं न ये किसी से राय लेते हैं। और चतुर्वेदी जी, मेरा आपसे आग्रह है कि एनडीए कुछ नहीं है, केवल मोदी है, भाजपा भी कुछ नहीं है। जी, आरएसएस भी कुछ नहीं है। भाजपा एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज कुछ नहीं है। जी। आप बोलिए कैबिनेट में किसी की हिम्मत है जो कह दे कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं? किसी की हिम्मत है? वन मैन शो तो खैर है, माना जा रहा है। नहीं, 1962 में चाइना से हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत दबाव दिया नेहरू जी पर कि इस पर लोकसभा में डिस्कशन होना चाहिए। 3 दिन डिस्कशन चला और उत्तराखंड से कांग्रेस के ही एमपी थी महावीर त्यागी। नेहरू जी ने ये प्रयास करना शुरू किया, वीके कृष्ण मेनन जो उस समय रक्षा मंत्री थे उनका बचाव करने का। महावीर त्यागी उठ खड़े हुए लोकसभा में और कहा कि मिस्टर नेहरू, इफ यू ट्राई टू डिफेंड वीके कृष्णा मेनन यू विल हैव टू गो। आपको प्रधानमंत्री पद से जाना पड़ेगा। किसी माई के लाल की हिम्मत है भाजपा में कि मोदी से इतना कड़ा शब्द न कहे, हाथ जोड़ के पैर छू के कह दे कि साहब ये आप थोड़ी सी निष्पक्ष कमेटी तो बना दीजिए। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है, मसला है। इसमें सब राग दरबारी है, सातों। हाँ, किसी की मान लीजिए 8 थे जी, तो अधीर बाहर हो गए तो 7 राग दरबारी हैं। हाँ। तो किसी की हिम्मत है कह दे कि एक निष्पक्ष आदमी को ला दीजिए। किसी की हिम्मत है कह दे कि इसमें नितिन गडकरी जी को ले आ दीजिए अमित शाह की जगह, राजनाथ सिंह को ले आ दीजिए। किसी की हिम्मत है? तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कुल मिलाकर के जो हम लोग देश भर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है या बना दिया गया है, शगुफा छोड़ करके एक कमेटी बना करके जिस तरह से माहौल बनाया गया है, उसको देखते हुए हम अंतिम निष्कर्ष पर क्या कह सकते हैं? अपने दर्शकों को क्या बता सकते हैं? एक लाइन 2 लाइन में? नहीं, एक लाइन में मेरी वही क्राइस्ट की तरफ प्रार्थना है कि ये विध्वंसकारी राजनीति
अपने प्रयासों में सफल न हो, और गांधी और भगत सिंह ऐसे महान लोगों के बलिदान और प्रयास से जो हमें आज़ादी मिली और प्रजातंत्र मिला, हम उसके विध्वंस से बच जाए। और जागरूक लोगों से हमारा आग्रह होगा कि इस गंभीर सवाल को गंभीरता पर इस पर विचार करें, गंभीरता से। और ये गोदी मीडिया और ये जो हिंदी के दलाल अखबार हैं, आपने हिंदुस्तान अखबार का नाम दिया, तो ये मेरी व्यक्तिगत बात है कि मैं हिंदी अखबार नहीं मंगाता हूँ। मैं 3 अंग्रेजी अखबार मंगाता हूँ केवल, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ। क्योंकि इन दलाल अखबारों को पढ़ने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, सी नो इविल, प्रेतात्मा से दूर रहिए, दुष्ट आत्मा से। एक ये भी तरीका है जीने का, जैसे टीवी पड़ा है नहीं देखते, ये बात है। तो ऐसी मेरी इच्छा है कि प्रजातंत्र बच जाए, और जो लोग इसको तहस नहस करना चाहते हैं वो असफल हो जाए, और जनता की जीत हो जाए, प्रजातंत्र की जीत हो जाए। चलिए सर, आपने इस मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बताया, और उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का, तो वो पिछले 9 सालों से जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी, जैसा अभी आपने बताया भी, कि ये जो काऊ बेल्ट के लोग हैं वो उनकी जो, यहाँ तक कि आपने उनकी मानसिकता का भी जिक्र किया कि वो विघटनकारी ज़्यादा हैं, यहाँ धर्मांधता भी ज़्यादा है। विघटनकारी नहीं है, उनके सोच का परिणाम प्रजातंत्र के लिए विघटनकारी। वो खुद नहीं है, वो लोग बुरे लोग नहीं, बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन उनका जो विचार की शैली है इस समय प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से, वह विघटनकारी प्रवृत्तियों की सहयोगात्मक हो रही है परिणाम स्वरूप। जी जी। देखिए, चतुर्वेदी जी या MP सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रयास विघटनकारी हैं और उनका दोस्त अगर उनका समर्थन कर रहा है या कोई जनता समर्थन कर रही है, तो इसका परिणाम तो ठीक नहीं होगा। ये मैं करना चाह रहा हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग इस तरह के मसलों पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, जिस तरह से घबराहट को में ही सही जो चीज़ें आ रही हैं, कि वो सामने जो चीज़ें आ रही हैं उस पर भी हम लोग आगे जो कुछ भी आता है उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए फिर से जुटेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। नमस्कार। धन्यवाद।